तो आप छोड़े आए, अब लौट के जाने, जनता को कमिटमेंट है कि आपको जी नहीं रहना। जी चुनाव बहुत नजदीक है जी विधानसभा का, जी। तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप चुनाव लड़ोगे, नहीं लड़ोगे, तो क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमारी पार्टी किसी भी आदमी को, उसकी वफादारी ये है कि अगर उसकी पार्टी निर्देश देती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, हमारी अलायंस है कांग्रेस से। कांग्रेस 4 बार धूल चाट चुकी है धौलपुर में। ये जनता सोच ही नहीं रही है, वो आई रही है, वो आई रही है, को आई को कहा है कांग्रेस में, और कांग्रेस को कहा है धौलपुर में। मैं बताऊं, 3 बार तो बनवारी लाल जी का परिवार हार गया, हमें दुख है, हार गए थे। एक बार तुमने कुशवाहा को भी दे के हरवाई दो, जिया जी हार गए, साली चढ़ बैठी, पकाए गए। कहानी सही है कि गलत है? अब 4 बार कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस को कहा था। अब अकेले मियां पे तुम जो कहोगे था कांग्रेस ही है, मियां कांग्रेस ही है। मियों को कांग्रेस ने कहा दे दो भैया, धौलपुर में चेयरमैन बनाया नहीं, प्रेसिडेंट बनाया नहीं, और लेके 25,000 वोट हैं। तो कांग्रेस की वफादारी के लिए मुसलमान को एकदम बुद्धू ना ने वोट बैंक मत समझो और अंधभक्त मत समझो। मुसलमान भी सोच समझ के वोट देगा और उसी तरीके से काम करेगा। आप अंधभक्ति से कुछ नहीं होगा। शहीर साहब, 2023 के चुनाव में आपकी स्पष्ट भूमिका बताओ, आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं और इससे स्पष्ट ज्यादा कोई बोल नहीं सकता। चुनाव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, सारी तैयारियां हैं। चुनाव 2 चीजों से होता है। आज जो वर्तमान का है तो अपना मेरा जनसंपर्क है। मैं धौलपुर छोड़ के गया नहीं हूं, मैं बंबई बिल्कुल छोड़ दिया, वाइंड अप हो गया। तो मैं जनता के सतत संपर्क में हूं। जनता की भी भावना है कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आज जो है हालात ऐसे हैं कि कोई उपयुक्त प्रत्याशी कम नजर आ रहे है नहीं। तो हमने कहा देखिए, हमने कभी भी टिकट के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। वसुंधरा जी का पीठ पीछा है, बिना मांगे 2008 में टिकट दिया, बिना मांगे मैं इस शब्द पे जोर दे के कह रहा हूं 2013 में दिया, और आगे भी देना चाहती थी, मगर किसी ने ब्लैकमेल किया कि हम बसपा में चले जाएंगे। उनकी मजबूरी थी, हमें भी कोई गुस्सा नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने टिकट ना मिलने की वजह से कभी बीजेपी नहीं छोड़ी। हमने काम किया, बाई इलेक्शन में चुनाव जिताया। उसके बाद में जब हमने देखा कि दिल्ली से रीति नीति बदल गई, सारी चीजें बदल गई, अब हम लोगों की जरूरत नहीं है, और खासतौर से माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी को चुनाव प्रचार में नहीं ले जा रहे कार्यकर्ताओं के। मैं तो जनता युवा मोर्चे से भी जुड़ा हुआ था और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे से भी जुड़ा हुआ था। जब मैंने ये सारी चीजें देखी तब मैंने बीजेपी छोड़ दी। नहीं, हम तो चुनाव ये है कि भाई, चुनाव मेरी पार्टी के जो मेरे बॉस हैं जयंत चौधरी साहब, उन्होंने मुझसे कह रखा भाई तैयारी करो, चुनाव लड़ना है आपको, और मैं इसीलिए लगा हुआ आरएलडी से ही लड़ूंगा। आरएलडी से लड़ूंगा। मैं निर्दलीय और कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस या कोई और दल, आप उसकी कल्पना मत करो। अगर आरएलडी की किसी पार्टी से अलायंस होती है तो चौधरी साहब जो आदेश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। नहीं देती है, हमें फ्री हैंड देते हैं, तो फिर हमें जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा हम उसके लिए काम करें। अगर किसी से हाथ मिलाना पड़ा तो किससे मिलाओगे? देखिए, हम नहीं, हमारा आला कमान तय करेगी किससे हाथ मिलाना है। अभी तक हमारी अलायंस कांग्रेस से है। नए समीकरण, ध्रुवीकरण देश में बन रहे, अपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड हो रही हैं। किस वक्त क्या ध्रुवीकरण बनेगा, राजस्थान में क्या बनेगा, जिस तरह के समीकरण, जिस तरह की बातें आ रही। मान लो आपको टिकट मिल जाती है आरएलडी की दल पर और आप चुनाव लड़ते, तो अपनी टक्कर आज के वर्तमान में किससे मान रहे हैं कि आपकी टक्कर? देखो, मैं तो किसी से टक्कर ना मान लो, क्योंकि मेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। मुझे बता दीजिए कि ये टक्कर को है। किसी भी मामले में, अनुभव में, तजुर्बे में, एनर्जी में, जनता के हित के बारे में सोचने में, विजन को लेकर, सारी चीजों को लेकर कोई टक्कर ना। और मैं हिंदू मुसलमान मानता नहीं। मेरे लिए तो सारे समाज, सारे धर्म एक राजनेता के लिए बराबर होते हैं। राजनेता किसी एक, मेरा धर्म इस्लाम है और मैं कट्टर इस्लाम को मानने वाला हूं घर के अंदर,
और घर से बाहर निकलूंगा तो हिंदू मिलेगा तो उसके लिए वही प्यार, वही मोहब्बत, वही उसके धर्म का आदर, सम्मान, सत्कार। किसी धर्म के बीच में भेद नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। एक राजनेता का राजधर्म होता है और वो राजधर्म यह है कि उसकी नजर में सारी प्रजा, सारी जनता एक है। ये हमारी सोच है। आप किसी को अपनी टक्कर में नहीं मान रहे धौलपुर से जी। तो अपने जो आपका 5 साल का विधायक का कार्यकाल रहा जी। कोई ऐसे 5 गांव गिनाओ जी। जिससे जनता के सामने ये कह रहा है कि भाई मैंने 5 साल में ये किया और आप कर दोगे तो ये कर दो जनता को। देखिए मेरे 5 काम में दो भागों में बांटूंगा कि एक मैं आपको वो पुस्तक भी व्यक्तिगत रूप से दूंगा। मैंने ये पहली नजीर थी राजस्थान में कोई विधायक 5 वर्ष का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। और वो केवल ये नहीं कि मेरे जो फंड मिला है मैंने लैंड उसमें मैंने वो भी हवाला दिया है एक एक चीज का मैंने क्या क्या किया। उसके अलावा राजस्थान के बारे में और खासतौर से धौलपुर के बारे में सोच। ये चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए हम लोगों ने 50 बार विधानसभा में ये बातें उठाई हैं, मेरी तकरीरों में मैं दिखा दूंगा। ये सरदार जी की सोच थी और महारानी साहब ने भी सही क्रेडिट दिया था। ये सरदार जगदीश सिंह ने कहा था कि हम लोग प्यान पानी के लिए तो उधर भटकते हैं, चंबल के पानी को ऊपर उठा के इस तरीके लेके जाओ। वो सपना हमारा साकार होता जा रहा है। अब आप देखिए इसके अलावा सफारी की बात मैं अपनी बुक से बताऊंगा। कोई कह अरे भाई साहब ऐसी फेंक रहे कहां बोलिए साहब, मैं किताब दे दूंगा, मुझे चुनौती देना है, मैं बताऊंगा कि मैंने ये मेरा एजेंडा था, ये तो मैंने काम कर दिए, फर्दर मेरा एजेंडा ये। तो टूरिज्म को लेकर कि हमारे धौलपुर के अंदर टूरिज्म की और खास तौर से जो हमारा वातावरण का जो टूरिज्म है, खासतौर से रिलीजियस टूरिज्म है, ये यहाँ से लेके और मचकुंड देवता तक ये इतना बड़ा इसका स्कोप है। महाराज साहब ने भी काम किया। मैं कभी भी ये भेदभाव नहीं करूंगा। अगर वो बीजेपी ने अच्छा काम किया तो विकास किया तो उसकी बात करूंगा मैं, कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस की भी बात करूंगा। मैं केवल अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं करूंगा। वसुंधरा जी का लगाए पत्थर हमारा भी लगाए, वहां पे लोगों ने कुछ नहीं कहा, अभी तो छोड़ दी, उन्होंने छोड़ दी, लेकिन वो था हमारे साथ तो हमारा नाम लिखा हुआ है। जो 2 करोड़ लगा के और उसका पूरा कृष्ण जी का किस तरीके से ये हुआ वो सारी चीजें वहां पे हैं। अब आप देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, लॉ कॉलेज के लिए मैंने 10 लाख दिए और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा स्टेटमेंट आया। हम लोगों ने, मैं था, रविंद्र सिंह जी थे, ठोकरा, मैंने उठाया है मुद्दा, इनने सपोर्ट किया और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। और लॉ कॉलेज का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण और वहां से करने का हमारा काम। पॉलिटेक्निक कॉलेज खेलने के लिए वहां पे भी हमारा नाम लिखा बिल्डिंग के लिए, उसके लिए हमने काम किया। राजा खेड़ा बाईपास ये सरकार से बनवा के लिया, वो हमने करवाए। और हमने ये पहली बार आप देखोगे कि हर समाज में, आप नाम लो साहब के साहब, तुमने ज्यादा समाज के लिए क्या किया, मैंने 40 लाख रुपए दिए थे हरिजन समाज के लिए, कोली समाज के लिए, वो आज भी मौजूद हैं। वो ऐसा नहीं है कि हैंडपंप लगा दो साहब की कोई गिनती नहीं, इसका नहीं उसका है, पट्टिका लगी हुई है। धौलपुर में कसाई पाड़े में कोली समाज के फर्स्ट फ्लोर पे हमने रूम बनाया, भांतिपुरे में रूम बनाया, तुम्हारे गांधीनगर में बनाया, गांधीनगर की जो धर्मशाला थी वाल्मीकियों की उसमें काम कराया, तुम्हारे ये अंबेडकर पार्क में पैसा दे और जो अंबेडकर नगर है उसमें पैसे दिए, वहां काम कराया। सरानी खेड़े में मैंने एक सड़क बनवाई 10 लाख की, उमरारी में मैंने, मुझे तो रजे बने हैं, तुम क्या भाई एक एक बात को, मैंने अल्पसंख्यकों को भी उनका हक दिया। कोई भी समाज ये नहीं कह सकता साहब क्या किया। वैश्य समाज के लिए वेद प्रकाश जी से पूछना, वो आर्य समाज के वो है अनुयायी, उनका रूम उनने के लिए पैसे मांगे, 3-4 लाख रुपया मैंने दे। बिज्जापाड़ी में एक स्कूल के लिए कमरा मैंने बनवाया। धौलपुर कॉलेज के अंदर बच्चियों के लिए ये टॉयलेट वगैरह 4 लाख रुपया दे के मैंने बनवाए। हम भी तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन के लिए जितना हम काम कर सकते थे हम कर सकते थे। आज भी लोगों को ये उम्मीद है, ये शिक्षित आदमी है, इसकी सोच पॉजिटिव है। अब देखिए आप, ये आपके अच्छे काम रहे। एक आपके कार्यकाल का बहुत कड़वा सवाल है, पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछो। बहुत कड़वा। अरे मैं कड़वा नहीं पूछा तो फिर वो मिली भगत है कि मैं मिली भगत नहीं भाई साहब, तुम्हारे मन में ग्रिल करके पूछो। लोग ये क्यों कहते हैं कि शहीर साहब ने अपने कार्यकाल में जितने हेडपंप लगवाए उस सब में 5,000 रुपए की रिश्वत ली?
जब लगे। मैं आपको सत्य क्या है इसमें? मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति आके गंगा जली उठा के, अगर हिंदू है, मुसलमान हो तो कुरान उठा के कह दे कि साहब ये 5,000 रुपए मुझे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को दिए हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नंबर एक, आरोप लगाना बड़ा आसान है, अब कोई कहता 5,000 ले ले। ये मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपोजिशन जैसे एक दो बार कोई झूठा लगाए देगा, सामू ना मिलो, इन्फॉर्म चार अरे था पैसा लेके लगा रहे, सब पे लगते। लेकिन आज भी मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में से, धौलपुर के में से 2 आदमी ले आना कि साहब ये आदमी कह रहा है कि मैंने दिए, वो कसम खाए दे, वो जो समाज दंड चाहे या जो भी उसकी वो हो, मैं करने को तैयार हूं। देखिए, पहली बार ये बातें बोलने की नहीं है कैमरे पे, मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपने पैसे से चुनाव लड़ा, किसी का योगदान नहीं। दूसरा चुनाव में अपने पैसे से लड़ा और किसी का योगदान नहीं। और मेरे बारे में कुंडी जी थे उसमें विधानसभा में, उनको मेरे बारे में पता नहीं कैसे ज्ञान था, बोले सगीर साहब आप कितने चुनाव लड़ोगे, तो मैं करप्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं अपनी दम से लड़ सकता हूँ, 2 चुनाव मैंने लड़ लिए। आज मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं तुमसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो चाहो वो मेरे को दान दो, मैं ईमानदार होने का वचन देता हूं, 1 पैसा जनता से नहीं कमाऊंगा। आज प्रॉब्लम ये है कि जनता इसकी चिंता ही नहीं कर रही है। मैं 5 करोड़ खर्च कर रहा हूं और मैं विधायक बनने हूं, तो मैं कहा 5 करोड़ उठा भी लाया हूं, तो वो जो भी बनेगा वो 5 करोड़ के 10 करोड़ कमाएगा, 20 करोड़ का 50 करोड़ कमाएगा। जिस दिन जनता ये तय कर लेगी कि हमें ईमानदार, सच्चा, अच्छा व्यक्ति चाहिए, ये करप्शन खासतौर से एमएलए के चुनाव का, चाहे चेयरमैन के चुनाव का, क्या बातें हैं। आप तो भाई साहब उसमें हो, पत्रकारिता में कौन सा चुनाव है। अब चुनाव तो इस तरह के होने लगे कि प्रधान बनना है तो मैं पार्टनर है, वो फंडिंग मैं करे, वो प्रधान तू बन जा, आधी आधे करेंगे, ये है नहीं है महाराज आपको सब पता है। अब ये चलन हो सकता है कि विधायकी में भी आ जाए, अभी तक नहीं है विधायकी में, लेकिन लोग तो संभावना है और लोग देते हैं, लाख दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। हम गलत काम करते हैं तो भैया जा दे दो यार, जी बन सको तो ये पार्टी आ सकती है। ये सारे पूंजीपति करते हैं, उद्योगपति करते हैं। अब तुम फिर कहोगे कि साहब मोदी तक पहुंच गए जी, अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दे रहे हैं, हजारों करोड़ का लोन माफ कर रहा है प्रधानमंत्री। काची कायर हो जाए देश में। मुझे एक चीज बताओ, एक उसको उस मामले में आपको कैसा लगता है? मैं शायद आप दुर्भाग्यशाली होंगे उस मामले में जी, आपको मंत्री पद दिया गया वसुंधरा सरकार जी, और आप सोचे कि उसको मुहूर्त निकलवा के उस बत्ती को गाड़ी पर लगवाऊंगा, शायद आपकी गाड़ी में बत्ती नहीं लग पाई थी, मुहूर्त नहीं लग पाई, हमने मुहूर्त नहीं लगवाया। तब तक संयोग से सुप्रीम कोर्ट की आगे सही बात है ना, सही बात है। बड़ा विचित्र, मतलब बत्ती इसको भी मैं बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चा हमारा है, मेरे साथ में काम करता है, बंटी इरफान। तो एक तो पहले तुमको ये बता रहा हूँ कि ऐसे नेता कम मिलेंगे कि जब हमारी घोषणा हो गई, हमें बना दिया, तो हमसे कहा गया था कि भाई 90% मुसलमानों के वोट मिलने चाहिए। मैंने कहा साहब कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, अगर नहीं दिला पाए तो हम पद नहीं लेंगे। और ये मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। 4 बजे का समय था, 4:30 बजे का। ईटीवी के मेरे एक मिलने वाले मित्र थे, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और बोल रहे थे कि साहब अभी क्या कहते हो तुम। मैंने कहा, मैंने ये उन्हें नहीं पूछा था कि तुम पद छोड़ोगे, लोगे या क्या करोगे। मैंने खुद सामने से बोला था कि अगर हमारा प्रत्याशी 30,000 से नीचे से जीता तो मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा। और वो 38,000 से जीता था प्रत्याशी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने आराम से जब चुनाव बनाओ ये सब हो गए, रिजल्ट आ गए, जब जाके हमने ज्वाइन की, जब गाड़ी वाड़ी अलॉट हो गई तो इनको बड़ा शौक था कि अंकल जी वो लाल गाड़ी हमारे बच्चा है। तो मैंने बेटा हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे मिलती है, क्या होता है, तो जी बजाते खरीद लाए। अब हमने सुन लिया कि भाई जी चलिए, मैंने कहा नहीं अंदर रखो, अगर एक आग तक तो लगा ले, नहीं। तो हम उस लाल बत्ती को बाजार से घर तक भी नहीं लाए और हमने फिर कोशिश भी नहीं की लगाने की। हम उस मान्यता को मानने वाले,
हमारे गाड़ी पे हमने कभी ये भी नहीं लिखाया पूर्व विधायक, राज्य मंत्री या कहीं पे इस तरह का नहीं, हो। एक झटका तो लगाऊं, एक बत्ती का नहीं, बड़ा शौक होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा लेंगे और कभी आप ये भी बोलेंगे यार इन्हें बड़ा गुरूर है। मुझे अपनी गुरूर तो नहीं कहूंगा, मुझे फक्र है, मुझे नाज है कि मैं खुद अपने आप में सर्टिफिकेट हूं। आप किसी भी भाषा में, किसी भी जुबान में, किसी भी विषय पे अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के, ऑल ऑफ ए सडन आप मुझे कोई भी विषय दे दें, उस विषय पे मैं अपने विचार रखूंगा। और लोग, कई लोगों ने जो मेरे बड़े मित्र हैं और अच्छे पदों पर हैं कि यार तुम हर विषय पे बिना उसके कैसे बोल लेते हो, उतना ही अच्छा। तो ये ऊपर की सरस्वती की हम पे कृपा है और हम बिना तैयारी के ये इंटरव्यू की आप ये देख लोगे। हमने कहा कि आपसे कहा थी कि तुम्हारे दिल में आज पूछो, और जब भी इंटरव्यू में आनंद आएगा कि ऑल ऑफ ए सडन तुम कुछ पूछोगे और हमें ग्रिल करोगे। आजकल ग्रिल क्या करते हैं, आम आम आप काट के खाते हो या आम चूसते हो। ये इंटरव्यू हमारे बड़े हिंदुस्तान के मशहूर जो एक्टर ले रहे हैं, बताइए आप। ये इंटरव्यू है पूरे। आज 9 साल हो गए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं की है। अब मान के चलो आप चुनाव लड़ोगे जी 2023 में, और किस्मत से अगर आप जीत भी जाते हैं जी, तो आप, क्योंकि आपका पहला सब कुछ देखा हुआ है, विधायक रहे हो, सक्रिय हो, तो आपके क्या सपने हैं कि आप धौलपुर के लिए क्या करोगे? देखिए मैं बताऊं, सपने तो बहुत संजोए थे। तकदीर मेरी भी खराब थी, हमारे क्षेत्र की भी खराब थी। 2013 का चुनाव अगर हम जीत जाते तो वसुंधरा जी ने नगर पालिका के प्रांगण में जब मीटिंग हुई थी उसमें घोषणा की कि तुम्हें पता नहीं मैं इसे क्या बनाऊं। वो कैबिनेट मंत्री बनाती, क्योंकि मैं मोस्ट सीनियर कार्यकर्ता था, योग्यता में भी आपकी कृपा थी। और खुद यूनुस खान ने कहा कि सजीव तेरी नीयत वो बहुत खराब है यार, तकदीर तेरी, अगर तेरी तकदीर ने एक साथ दे जाती सबसे पहले कैबिनेट मंत्री तू बनता, मंत्री तो मैं भी बनता, लेकिन तुम सबसे पहले बनते। अब क्या करोगे साहब, जो तकदीर का लिखा है। हमने कभी इसकी वो नहीं की कि हम आज भी मंत्री बनने के लिए हमें चुक नहीं है, लेकिन हम जिस महफिल में बैठा देना, महफिल चाहे वो गजलों की हो, चाहे पत्रकारों की हो, चाहे किसी भी विषय पे भी हो, तो मुझे लोग सम्मान देते हैं। मेरे जीवन में मुझे सम्मान चाहिए, पद नहीं। कद होता है आदमी का, और कद बनता है आपकी मेहनत से, परिश्रम से, तपस्या से, लगन से, समर्पण से। आपके सपने क्या है, करना क्या चाहोगे? सपने क्या, धौलपुर को मैं इतना सुंदर, और गांव को देखिए, हमने इंडिया के बहुत सारे शहरों को घूमा है, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब आप देखिए कि आज से 15 साल पहले मैंने, अब 12 साल पहले, 10-12 साल पहले ये सना रेस्टोरेंट बनाया। लोगों ने कि यार तू इतनी दूर जाके ये यहाँ सना रेस्टोरेंट बना रहे हो, को आवे हो। मैंने कहा भाई मेरे कार्यकर्ता आएंगे, मैं उन्हें चाय पिलाऊंगा, ये करूंगा, मेरे पास बैठने के लिए एक साधन हो जाए। मैंने अब कैफे देखना, कभी ये 1-1.5 साल आगे जाए, अब सबसे सुंदर कैफे बनाया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि धौलपुर में अगर अर्बनाइजेशन हो तो उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हो। देखिए शुरू शुरू में तुम्हारा चला मैरिज होम, 45 बन गए। हमने रेस्टोरेंट बनाया तो मेरा था, शायद लकी का था, बाद में ये आया तुम्हारा आशीर्वाद। आज रेस्टोरेंट कम से कम 10 12 गए, ज्यादा है। हाँ मैं तो कम गिनाए रहा हूँ, और कम से कम 8-10 जो है और तुम्हारे होटल हो गए, होटल तो और ज्यादा, और अब स्विमिंग पूल बन उठे। तो यही चीजें थी हमारी कि भाई ये चीजें आए, और इस तरीके के खूबसूरत गार्डन हो, लोगों के घूमने के लिए, उनका जीवन को कंफर्टेबल बनाए। गांव के अंदर भी अब जो वहां पे खुद मार्केट बनने लगे हैं और तरक्की हो रही है, लोग बना रहे। तो ये सारी चीजें थी, और हमने तो उस वक्त वसुंधरा जी को हम सुझाव देते थे। हम तो सरकार में थे नहीं, जब सरकार बन गई तो अलग स्थिति थी। और सरकार में भी ये कि हम वो बन गए साहब वक्त विकास परिषद के मंत्री। अब लोग तो समझते नहीं, मंत्री 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 पे पद का काम का है वो। हम तो सलाहकार थे। जो विकास परिषद है
वो वक्फ बोर्ड को केवल सलाह देती है, और हमारी तो कमेटी पूरी नहीं बन पाई तब तक तो 1.5 साल में। जय जय श्री राम, रहो भैया, जय श्री राम। घर पे हैं, मस्त हैं, और ईश्वर की कृपा से खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और लोग इसी से खुश रहते हैं कि भाई साहब आपके चेहरे पे शिकन नहीं रहती है, आप बड़ी खुश मिजाज हो। मैंने कहा ये भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो सही साहब, अब कुछ आपके निजी जीवन से जुड़े हुए सवाल करेंगे। आपकी जी। उम्र क्या है? मेरी उम्र है 66। तो 66 की उम्र में इतने फिट, ये चेहरे पर चमक कैसे, मतलब क्या, मतलब देखिए, दिनचर्या मैं क्या खाते हो, आपको कुछ खास लेते हो आपने क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं अपने मित्रों को भी सलाह देता हूँ। मेरे जितने मित्र हैं बूढ़े आए, हम लोग कहते हैं अरे यार मैं जो बुढ़ापा आएगा, मैंने कहा देख भैया थे आएगा और मैं ना आएगा। आदमी उम्र से बूढ़ा और बड़ा नहीं होता है, वो अपने सोच से बूढ़ा हो जाता है। जब सोचने लगोगे यार मैं बूढ़ा है, वो 66 है गई, इट इज जस्ट ए नंबर गेम। भाई 66 है गई, 67 है गई, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप 66 के हो जाओ। मैं आपको ऐसे लोग फिट बताऊंगा। मैं अलवर गया था तो 90 साल के 91 के थे, और बढ़िया तरीके से चल रहे थे और बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। आडवाणी जी हैं, इन्हें तो जबरदस्ती धक्का दे के अंदर बैठा दो। 90 की उम्र में वो एकदम फिट थे। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें विदेशों में कई जगह आप देखोगे कि 150 साल की उम्र वाले भी जिंदा हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। 90 साल की उम्र में इनकी 20 बीवी हैं और कम से कम 50 मोड़ी मड़ा है। तो ये तो सुकून जो है, वो सुकून यहाँ पे है। जब आप संतुष्ट है अपने जीवन से, संतोषी परम सुख है। तो अब हम जो लगे भीड़ में, जिम आ जाए, जे आ जाए, यूं हो जाए, भाई बिल्कुल मत दो। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतोष करो, मस्त रहो, खुश रहो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे विचार रखो। दैट इज। दिनचर्या क्या रहती है आपकी? दिनचर्या ये रहती है कि भाई साहब देखिए, मुझे ये गार्डन का शौक है। ये कॉलोनी डेवलप हुई है, कम से कम 5-6 गार्डन। एक तो सनाई रेस्टोरेंट के साथ में गार्डन में, बॉम्बे ब्लू के साथ में गार्डन है, अमान कैफे के साथ में गार्डन है। फिर मैंने यहाँ पे एक सार्वजनिक गार्डन बनाया है मेरी नातनी के नाम से, सैरिश गार्डन है। मैं सुबह उठ के 6 बजे 5:30 बजे वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। 8-पौन घंटा में वॉकिंग करता हूँ, और हाँ बताएं। हाँ वॉकिंग वगैरह करता हूँ अपना। फिर उसके बाद में चाय वाय पी के, नाश्ता पानी, और उसके बाद में मिलना जुलना। हमारे मित्रगण बहुत से, सभी पार्टियों के हैं। अब वही लोग ये सोचेंगे यार जो बीजेपी वाले आते हैं मेरे प्रेमी। मैंने पार्टी छोड़ी है, व्यक्तियों को नहीं छोड़ा है। व्यक्तिगत संबंध हमेशा बने रहते हैं, और बड़े लोग बना के रखते हैं। तुम पर उंगली उठाएंगे जो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, वे तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, अरे भाई साहब हम तो सब ऐसे मिलने गए थे, बधाई देने गए थे। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारे पास बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता जो अपने बीजेपी में ही रहेंगे, वो हमारे पास आते हैं, हमारा आदर करते हैं। हमने उनको बिल्डअप किया है। रात को कितने बजे सोते हैं? रात में तो 11 बज जाते हैं। 11, 11:30। 5-6 बजे उठ जाते हो? 6 बजे। खाने में कुछ खास लेते हो? नहीं, खाने में तो देखिए हम जो है हल्का फुल्का ही खाना खाते हैं। वेजिटेरियन ज्यादा कर दिया है मैंने। अब एक उम्र के बाद में वेजिटेरियन फायदेमंद होता है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन वगैरह हो, ये हो। तो न्यूट्रिटिव फूड लीजिए आप, जो आपके शरीर को लगे, और उस तरह का वो है। और मेन चीज ये है कि तुम टेंशन फ्री रहो। हम लोग इतने परेशान क्यों कि हम टेंशन ले रहे। सुबह से उठेंगे उधर टेंशन, जागो टेंशन। आप ये समझ लो कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब नहीं है। हर जवाब के पीछे एक सवाल है। आप ये मत समझो कि जिंदगी बहुत ही प्यारी चीज है, इसको बहुत अच्छे से जियो। और आप अपने जैसे भी एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो, नमाज पढ़ते हो, पूजा पाठ करते हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिले वो काम करो, और बढ़िया अपनी जिंदगी जियो यार, टेंशन फ्री। परिवार में आपके अलावा कौन कौन है? देखिए, परिवार में मेरी पत्नी है, उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी प्रगति के पीछे, मेरी प्रोग्रेस के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे चुनाव में भी इतना, जो बॉम्बे के रहने वाली थी, जिसने गाँव नहीं देखे थे, वो घर घर जाके उन्हें वोट मांगे, पहली बार भी, दोबारा भी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरी बच्ची है, उसकी एक नातनी है, अभी 1.5 साल की हो गई वो। तो 1.5 साल से तो जो नातनी से लगाव है वो बहुत ज्यादा है। और हमारा दामाद है, तो हम फैमिली के भी आदमी हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली को भी देखना पड़ता है, देखना चाहिए।
लेकिन मेरा जीवन कुछ ऐसा रहा कि मैंने घूमना फिरना कम किया और मैंने किताबों को, मैं पढ़ाई पे, उस पर ज्यादा जोर दिया। अब मैं फ्री हूं तो कोई ना कोई शायरी की किताब, कोई लॉ की किताब, भली मैं प्रैक्टिस में रोजमर्रा की नहीं करता, कोई बड़ा केस होता तो देखता हूँ। तो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी है, जयपुर में भी है, वो पढ़ने का काम करते हैं। आपने बेटी के बारे में चर्चा नहीं की? मेरी बेटी के बारे में? बेटे के बारे में कोई चर्चा नहीं की? नहीं, बेटा नहीं है मेरी बेटा। एक बच्ची है और मुझे फक्र है कि मेरी एक बच्ची। संख्या मैटर नहीं करती, तुम्हारी 10 मोड़ी मोड़ा है, कपूत निकल जा, कोई मतलब ना। मुझे अपने परिवार से मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी पत्नी से मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी बच्ची से मैं सुखी हूँ। मुझे किसी तरह का इस तरह का टेंशन नहीं है। टेंशन तो केवल जो हो सकता है तो समाज में कुरीतियां हैं, इसको ये करना, उसको वो करना, वो है। बाकी हमारी व्यक्तिगत कोई भी दिक्कत नहीं है। आप समर्थ हो, पूर्व विधायक भी रहे हैं, आपके फॉलोवर भी होंगे जी। आज भी कहीं ना कहीं समाज बेटियां बहुत प्रगति कर रही हैं, नाम कर रही हैं माँ बाप का, फिर भी सोच ये बनी हुई कि नहीं साहब एक बेटा तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि पहले के वक्त से काफी परिवर्तन आया, पर अभी भी है एक लड़का तो सब होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, और जो उसकी नजीर मैं खुद हूँ आज के जमाने में, और ये समय ने सिद्ध कर दिया है। जो हमारी पूर्व में सोच थी कि हमारा घर का दीपक है, घर का दिया है, घर का चिराग है, इससे हमारी सल्तनत चलेगी, वो गलत साबित हुआ है। लड़की बहुत भावुक होती है। माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा अगर कोई हो सकता है तो वो तुम्हारी बच्ची हो सकती है। और एक बच्ची को तुमने शिक्षित कर दिया तो आप पूरे उसके परिवार को शिक्षित कर देगी, वो सारे समाज को कर देगी। और बेटे में और बच्ची में कोई फर्क नहीं। इसके मायने ये नहीं कि बेटा होता तो हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ख्वाहिश नहीं की, और हमने ये सोचा हमेशा कि दोनों बराबर हैं। अगर मैं यहाँ नज़ीर देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, मैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की एक बच्ची थी, फातिमा, और वो बेहद प्यार करते थे। हमारे देखिए हर धर्म में होता है और होना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जो भी तुम्हारे प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि धर्म में आपकी आस्था होती है, उनसे प्रेरित होकर, तो हमें तो प्रेरणा वहां से मिल रही है, ठीक है। तो बच्ची के लिए हम ये अपने समाज को, गैर समाजों को, सबको, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटियां बच्चियां जो आज नाम कमा रही हैं, करके दिखा रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे पायलट हो, चाहे मिलिट्री हो। कुछ क्षेत्र तो ऐसे अछूत थे कि भाई यहाँ तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि महिला कुछ करेगी, वहां जाके महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ दिया है। महिलाओं का हर धर्म में सम्मान है, सनातन धर्म में बेहद सम्मान है, देवी बोला है और बहुत आदर के साथ में लिया जाता है। इसी तरह से हमारे धर्म में, और शायद हर धर्म के अंदर ये है कि आप जो उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पर्दे की वजह से बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे कॉलेज में, ये आज बच्चियां IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, और मुसलमान बच्चियां भी पढ़ रही हैं, बच्चों से ज्यादा पढ़ रही हैं। कोई ऐसी बात जो आप सोचते हो कि कभी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिसको हम सवाल के रूप में आपसे नहीं पूछ पाए, आपके मन में कोई विचार हो, तो आज आपके सामने फर्स्ट ट्रैक की टीम है, और फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले का नंबर 1 सबसे बड़ा चैनल, लोकप्रिय, घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग देखते हैं। तो वो बात हमारे प्लेटफॉर्म से पहुंचे, वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए, जिसके लिए जो कहना चाहते हैं आपके मन में हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि फर्स्ट ट्रैक ने बहुत प्रगति की है और आपकी व्यूअरशिप बहुत जबरदस्त है। एक तरह से धौलपुर जिले का तो नंबर 1 चैनल है, और कोई नया देखेगा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऐसी कि लगेगा कि भाई ये राजस्थान स्टेट लेवल का है। इसके लिए आपको मुबारकबाद, धन्यवाद। और आपकी लगन और आपकी समर्पण से ये आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं किसी एक विशेष वर्ग को नहीं, देखिए यूथ जो है भावुक होता है। एक जमाने में हम भी थे, हमारे सपने थे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, शोषण के खिलाफ लड़ेंगे,
और ये लड़ाई जो 25-30 साल तक की उम्र होती है आदमी चाहता है वो लड़ता है, लेकिन हमारे नौजवानों का केवल उनको मिसगाइड करके उनका शोषण होता है। उनको जो बड़ी बड़ी बातें राजनेता कहते हैं कि भाई हम तुम्हें ये कर देंगे और हम तुम्हारा भविष्य बदल देंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अगर आप तस्वीर देखें हिंदुस्तान की, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो मैं केवल धौलपुर की बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखिए आज एजुकेशन सबसे महंगी, इलाज सबसे महंगा, न्याय सबसे महंगा। यू कैन नॉट अफोर्ड ए गुड लॉयर, एक अच्छा वकील आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 लॉयर्स के नाम लीजिए, वहां एक दिन की एक बार की फीस 35 लाख 40 लाख होती है। गरीब आदमी किसी तरह से भी न्याय को मिलना उसके लिए बहुत दूभर हो जाता है। और कोई भी सरकार ये सोचती है ये अनप्रोडक्टिव है, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं कि लिटिगेंट्स मिलके बहुत बड़ा संगठन वो मांग करें कि भाई कोर्ट नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाइए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाइए। तो ये चीजें हैं। आज हमारे बच्चे तुम्हारे बाहर विदेश पढ़ने जा रहे हैं, वहां एजुकेशन सस्ती है और हमारे यहाँ की एजुकेशन बहुत महंगी है। और हम चाहते नहीं कि लोग शिक्षित बने, क्योंकि प्रजातंत्र में जितने मूर्ख रहेंगे, वोट बनाना, अंधभक्तों के वोटों को लेना वो सबसे आसान होता है। जिस वक्त तुम शिक्षित हो गए और चौथी पास राजा से सवाल पूछने लगोगे तो चारों कोने चित्त पड़े मिलेंगे राजा। तो जो प्रॉम्प्टर है वहां में तो कान में तो निकाल के फिर समझ में ना आ रही कि क्या बोलूं। जो रोजमर्रा के भाषण तो कोई भी दे लेता है, लेकिन जो स्पेसिफिक साइंटिफिक या किसी चीज पे जा रहे हो और ऐसे ऐसे अनब सुना रहे हो, कोई नाली में से गैस बनाना, चाय बनाना, हमने तो कहुए ना देखो चाय बनाते भाई नाली की गैस में वहां में छेद कर दो, उसमें यूं कर दो। जो तुम्हें ज्ञान नहीं है उसके बारे में काहे को व्याख्यान कर रहे हो। और तुम व्याख्यान कर रहे हो कि साहब वो कौन सा समय था, बरसात हो रही है और वो काम नहीं करेगा और इसलिए जाके अब अटैक कर दो। तो साइंटिफिकली इट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। What kind of a prime minister we have? We keep on saying that we have a wonderful prime minister who is, now the most popular leader of the whole world. And he cannot pronounce the name of his friend. He said Dolan, Dolan. His name is Donald, Donald. How would you pronounce it? मगर क्या करें, अंधभक्ति में, प्रचार मंत्री बन के प्रसार करोड़ों रुपया देश को फूको जा रहा है। बाद में हिंदुस्तान की जब इतिहास लिखा जाएगा कि एक मोहम्मद तुगलक देश का प्रधानमंत्री बना था, उसने देश की पूरी संपत्ति को लगा दो ठिकाने पे। जय हमारा। तो अब इंटरव्यू का जो मतलब समाप्ति है तो वो भी एक किसी बढ़िया शेर शायरी। बिल्कुल साहब, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं आपकी प्रगति से प्रभावित हूं, तो मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। यहां जात से माने जाति नहीं है, ठीक है सर, व्यक्तित्व, शख्सियत। मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं और एक नजर देख ले मैं तुझसा हो जाऊं और मेरी खिलवत में मजा आने लगा जलवत का और तेरी तस्वीर ना हो तो अकेला हो जाऊं। तो ये थे धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान जी, जिन्होंने अच्छे ही नहीं, जिनको बड़े कड़वे सवाल कहा जाता है वो भी हमने पूछे और बड़ी शालीनता से, धैर्य से उन्होंने जवाब दिया, साथ में शेर और शायरी भी सुनाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये इंटरव्यू खूब पसंद आया होगा। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फास्टैग धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।